बच्चों, पिछले वीडियो में आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण बताया गया था। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें आप जानते होंगे कि समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो चलिए आज की वीडियो पर शुरू करते हैं हम लोग। तो आज आपका रहेगा संसाधन एवं विकास चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आप समाप्यता के आधार पर संसाधन, ठीक है, यहाँ पर दो संसाधन होता है समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। इसकी परिभाषा आप देखिए, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वे संसाधन जिन्हें हम किसी भी विधि द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्य शब्द क्या है, जिसे हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। आपको उदाहरण से इसके बारे में ज़्यादा स्पष्ट होगा, ठीक है। जैसे पवन ऊर्जा, ठीक है। अब ये बताइए, क्या कभी पवन खत्म होने वाला है? नहीं ना, तो पवन खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग पवन से क्या बनाते हैं? पवन ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। और उस ऊर्जा का यूज हम लोग किस रूप में करते हैं? बिजली के रूप में करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम लोग पवन से पवन ऊर्जा बनाए हैं और उसका यूज बिजली के रूप में कर रहे हैं, और वह पूरा बिजली खत्म हो गया, पूरा ऊर्जा खत्म हो गया, तो पुनः हमें आवश्यकता होगा तो हम लोग फिर पवन से पवन ऊर्जा बना लेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इससे आगे है सौर ऊर्जा। तो ध्यान दीजिए, सौर ऊर्जा हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। और सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन अपक्रिया। और आपको पता होगा कि नाभिकीय संलयन अपक्रिया कभी भी रुक नहीं सकती है, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा है वह कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सूर्य से हम लोग प्राप्त करते हैं सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा का भी यूज हम लोग क्या करते हैं? सोलर सेल के माध्यम से बिजली के रूप में करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त किए हैं, उसका हम लोग सोलर सेल के माध्यम से बिजली के रूप में कर रहे हैं। और यदि वह ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो पुनः हम लोग क्या करेंगे? सूर्य के माध्यम से अपने सोलर सेल को रिचार्ज कर लेंगे, फिर से चार्ज कर लेंगे, और फिर उसका प्रयोग हम लोग बिजली के रूप में करेंगे। तो जब जब हमारा सौर ऊर्जा से जो सोलर सेल जो चार्ज हुआ है, जब भी वह खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? पुनः सूर्य के माध्यम से अपना सौर ऊर्जा बना लेंगे और फिर उसका यूज बिजली के रूप में करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आप एक आसान से एग्जाम्पल देखेंगे, जल। लेकिन जल को आप पुनः उत्पन्न कैसे करते हैं? तो आप जानते होंगे कि सबके घर है हैंडपम्प, ठीक है। और हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जल पृथ्वी की सतह से निकाल लेते हैं, ठीक, उसका यूज करते हैं। और जैसे वह खत्म हो जाता है, पुनः हम लोग फिर क्या करते हैं? अपने हैंडपम्प की मदद से पुनः जल को फिर निकाल लेते हैं, पुनः उत्पन्न कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जल क्या है? एक नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। अच्छा, इसको और समझने के लिए आप इसको जल से प्राप्त होने वाली जल ऊर्जा से रिलेट कर सकते हैं। तो जो जल से जल ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसका भी यूज किस में होता है? बिजली के रूप में होता है, ठीक है। और सबसे अधिक और सबसे पहले से बिजली इसी से बनाई जा रही है, जल से ही, ठीक है। तो जल से हम लोग जल ऊर्जा और उसका विद्युत के रूप में यूज कर रहे हैं। फिर जैसे विद्युत खत्म होगा, पुनः हम लोग बना लेंगे जल ऊर्जा। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जल क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। जल भी नवीकरण योग्य संसाधन और जल ऊर्जा भी नवीकरण योग्य संसाधन है। चलिए, इसी प्रकार से वन भी एक प्रकार का क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। तो वन का यूज कैसे होता है, पहले ये देख लीजिए। तो वन से हमें औषधियाँ प्राप्त हो सकती है ना, पेड़ पौधों से औषधियाँ बनाई जाती है, और लकड़ियाँ भी प्राप्त हो जाती है,
ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वन क्या है, एक प्रकार का नवीकरण योग्य संसाधन। कैसे आप कर सकते हैं, तो मान लीजिए हम 10 पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक, पेड़ बड़ा हुआ, सूख गया, खत्म हो गया, पुनः हम पेड़ लगा सकते हैं, यानी हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, नवीकरण योग्य संसाधन है। आगे ऐसे ही है वन्य जीवन। तो वन्य जीवन का संबंध है वनों में रहने वाले जीवों से, ठीक है। तो वन में बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं बंदर, शेर, बाघ, जिराफ, हाथी, हिरन, ठीक है। ये सब भी क्या है, एक तरह के नवीकरण योग्य संसाधन है। कैसी है, तो क्योंकि ये अपने आप को पुनः क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं प्रजनन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना। प्रजनन प्रक्रिया द्वारा ये अपने आप को उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसीलिए पूरा वन्य जीव क्या हो गया, नवीकरण योग्य संसाधन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है या जिसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा में आप क्या देख रहे हैं कि जिसका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी के नीचे बहुत लंबे समय तक अगर वह है तब उसका विकास होगा, है ना। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरण के अंतर्गत रखा गया है, या फिर जिसे कह सकते हैं जिसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, खनिज, जीवाश्म ईंधन। अब बताइए, तो खनिज से आप क्या समझते हैं। देखिए खनिज वह होता है जो धरती के अंदर अत्यधिक गहराइयों से निकल जाता है, ठीक है। अत्यधिक गहराई का मतलब कि वह 500 फुट से अधिकतम 5000 फुट तक की गहराई से निकल जाता है, ठीक है, या फिर इससे अधिक की गहराई से निकल जाता है, ठीक है। जैसे कोयला के बारे में आप जानते होंगे कि कोयला कैसे बनता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर वह पृथ्वी के बहुत अत्यधिक गहराई में बहुत लंबे समय तक दबे हुए हैं तो पृथ्वी के तापमान से वे जल जाते हैं और जलने के बाद वे कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जीवाश्म ईंधन की बात हुआ है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो कैसे, तो जीवाश्म क्या होता है, जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म, ठीक है। तो जीवाश्म अगर ईंधन की बात करें तो जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले ईंधन क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन। जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो कैसे जीवों से प्राप्त होती है इसके बारे में सुनिए। तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के अंतर्गत आपका सभी प्रकार का, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ और केरोसिन ऑयल हुआ, ये सब आ जाएगा पेट्रोलियम के अंतर्गत, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो होता है वह समुद्री जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैस है वह समुद्री जीवों के अवशेष से उठने वाली जो गैस होती है उससे प्राकृतिक गैस बनती है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रकार होता है स्वामित्व के आधार पर, तो अगली वीडियो में देखा जाएगा।